हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी अदर जो न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट रहता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो यहाँ पे पूछा गया था कि हिंद महासागर में हाल ही में संपन्न हुए पास एक्स नौसैनिक अभ्यास में शामिल होने वाले देश थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट था भारत, दूसरा था अमेरिका, तीसरा है चीन। इसमें पूछा गया है, मतलब अब ऑप्शन है इसके पहले में है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, यानी इंडिया और अमेरिका के बीच क्या हुआ है, पास एक्स नौसैनिक अभ्यास हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में नौसैनिक अभ्यास यानी कि पास एक्स, ठीक है, इस जो ये अभ्यास हुआ है उसका नाम भी याद रखना है, तो क्या था, पास एक्स है, आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास किया गया था। इस अभ्यास को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाल ही में संपन्न हुए हंगरी ग्रां पी 2020 के विजेता हैं। तो यहाँ पे पहला है बाल्टारी बोटास, दूसरा है लुइस हैमिल्टन, तीसरा है मैक्स वारसा टॉप्पेन और हमारा चौथा है माइकल शूमाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लुइस हैमिल्टन। देन उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने 19 जुलाई को हंगरी ग्रांड पी जीत लिया। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर बेल्जियम के मैक्स वारसा टप्पेन रेड बुल और तीसरे स्थान पर फिनलैंड के मर्सिडीज रेसर वाल्टारी बोटास रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही नाम में आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन थे, दूसरे नंबर पे कौन थे, तीसरे नंबर पे कौन थे। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस उपग्रह के अध्ययन के लिए रोवर परसेवरेंस भेजा है। तो यहाँ पे पहला है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है चंद्रमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंगल। हालांकि इससे रिलेटेड और भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है रोवर का नाम। ठीक है, तो जो ये रोवर का नाम है किस ग्रह पे भेजा गया है, तो इसका नाम आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या होगा। देन उसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई को मंगल ग्रह के लिए रोवर परसेवरेंस रवाना किया है। यह रोवर 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और बहुत सारे नमूने लेकर 2031 में धरती पर लौटेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि नासा, ये तो आपको पता चल गया कि अमेरिका की जो एजेंसी है, तो कहाँ की एजेंसी है, अमेरिका की है। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारी इंडिया की इसरो है, उसी तरह अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो नासा है। तो इसका आप सभी को फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो नासा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह यानी कि बात करें तो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ANASIS सेकंड का प्रक्षेपण किया था। तो यहाँ पे हमारा पहला है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है ताइवान और चौथा है हमारा चीन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, उसके बाद हम इसके व्याख्या की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह यानी कि मिलिट्री कम्युनिकेशंस सैटेलाइट, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ANASIS सेकंड है। ठीक है, का प्रक्षेपण किया गया था।
इसका प्रक्षेपण अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से किया था। ठीक है, तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष कंपनी निजी है, ठीक है, निजी अंतरिक्ष कंपनी, जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई, देन उसके बाद है कि एक निजी जो भी कई सारी कंपनियां होंगी अंतरिक्ष कंपनी, तो ये कहाँ से भेजा गया था? स्पेस एक्स के फ्लोरिडा से। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इस उपग्रह का नाम क्या था? तो क्या नाम है? ANASIS सेकंड। और ये कहाँ से अभी भेजा गया है? तो दक्षिण कोरिया से। ठीक है, देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला गुल्वेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो यहाँ पे है ग्रेटा थनबर्ग, दूसरा है नाओमी सिवत, और तीसरा है हमारा मलेना एरनमन, और चौथा है हमारा मलाला यूसुफजई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, उसके बाद इसके व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए हाल ही में गुल्वेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो राशि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की 17 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनके पर्यावरण आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ठीक है, ये एक लड़की है और कहाँ की है? ये स्वीडन की है। कितने वर्ष की है? 17 वर्ष की अभी है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुद्रा विनिमय अदला बदली समझौता किया है? तो यहाँ पे पहला होगा नेपाल, दूसरा है मालदीव, तीसरा है श्रीलंका, और चौथा है इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो अभी हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसकी व्याख्या में कि भारत और श्रीलंका ने हाल ही में 40 करोड़ डॉलर के मुद्रा विनिमय यानी कि अदला बदली समझौता किया था। इस समझौते में दोनों पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघों की अनुमानित संख्या पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग चाहो तो इसका जो भी मैं डाटा भी बताऊंगी उसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ये क्वेश्चन ही एज इट इज आप नोट कर सकते हो, क्योंकि पूछे जाने की ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बाघों की जो भी अनुमानित संख्या पर हाल ही में एक जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे हमारा पहला है कि देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कि उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक बाघ हैं। ठीक है, तो इसका राइट पहला हमको ऑप्शन देखते हैं कि पहला क्या है? केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 3, चौथा हमारा 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, तीनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि बात करें तो वर्तमान समय में देश में बाघों की अनुमानित संख्या जो है वो कितनी है? तो यहाँ पे है 2967 है। ठीक है, तो पूरे विश्व का आई थिंक हम लोग अभी जस्ट ही साल भी किए थे 70% के लगभग क्या है भारत में बाघ है। तो यहाँ पे क्या है कि देश में बाघों की अनुमानित संख्या जो है 2967 है। उसके बाद हम बात करते हैं तो देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक सफ़ेद यहाँ रीवा जिले में सबसे ज़्यादा जो भी यहाँ सफ़ेद शेर के नाम से भी जाना जाता है संभाग भी है, तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा बाघ हैं। ठीक है तो बाघ टाइगर रिजर्व भी है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है और आपको पता है कि यहाँ कई सारे नेशनल पार्क भी हैं मध्य प्रदेश में। तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान समय में जितने हैं, ठीक है, कुछ इसमें बढ़ाए गए हैं,
तो कितने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक बाघ हैं। तो ये एक टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे तो हमने पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने हमारे टाइगर रिजर्व हैं, आपको बताना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो जो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कॉर्बेट है, राजा जी है, तो ये टाइगर रिजर्व दोनों ही उत्तराखंड में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, यानी ये तीनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल राइट व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद इसके हम व्याख्या की बात करें यदि, तो इसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2967 है। देश में 4 वर्षों में इनकी संख्या 741 बढ़ी है। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 526 है। 524 और 442 बाघों के साथ कर्नाटक और उत्तराखंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो उत्तराखंड के एक टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है, यानी कि बात करें तो टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ है, तो उत्तराखंड के कॉर्बेट में है। लेकिन पूरे राज्य की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में बाघ है, तो एमपी में है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 524 के साथ कर्नाटक, देन तीसरे नंबर पे 442 के साथ उत्तराखंड। उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपोरा रिजर्व में क्रमशः 127 और 126 बाघ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं जियोग्राफी पढ़ा रही थी आपको ये जितने भी टाइगर रिजर्व हैं मैप के साथ अच्छे से समझाई हूँ, तो आप वहाँ से भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कर्नाटक में कौन सा टाइगर रिजर्व हो गया, कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आ गया कि उत्तराखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पे यदि हमको पता रहेगा तभी ये पता होगा। और सपोज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ही दे देता है तो इसमें स्टेट का नाम पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ पे ये सारी बातें हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है बुकर पुरस्कार 2020 के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल भारतीय लेखिका अवनी दोषी की पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पे हमारा पहला है वर्ण्य सुगर, तो इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्ण्य सुगर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया गया था कि दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी सहित 13 लेखकों को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हाल ही में मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। सो हमारा पहला है कि मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर देने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है, मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है नई शिक्षा नीति के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि देश की वर्तमान शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। तो जिसमें अभी संशोधन हुआ है वो कब तैयार की गई थी, 1986 में बात की जा रही कि तैयार किया गया था। तो आपको बताना है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है या गलत है, कौन से स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हमारा पहला है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1, 2 और 3, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से समझा चुके हैं। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।